हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और टॉपिक हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में बात की है। इसमें कुछ टॉपिक रह जाते हैं जैसे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है, जैसे कि एलर्जी है, जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी है। हल्का सा इनको डिस्कस कर लेते हैं और आज इस चैप्टर को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ये आपके होमवर्क में होगा। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखो, वैक्सीनेशन जो टर्म है ये आपने पहले भी पढ़ा है, आपके पास आया था 8th या 9th में, कहीं पर आपने वैक्सीनेशन जो टर्म है उसको समझा है। वहां पर आपके पास एक हेडिंग है वैक्सीनेशन की, और वहां पर आपने इसे समझा है। आपने तभी यहाँ पर वैक्सीनेशन को पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। क्लास 8 में एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। और वहां पर जब हम बेनिफिट्स देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो उसमें एक बेनिफिट आया था, दैट इज वैक्सीनेशन, जिसको हम टीकाकरण भी कहते हैं। तो वहां पर क्लास 8 में आपने पढ़ा था वैक्सीनेशन, और यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे। और देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर रखना है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे यहाँ पे डिपेंड करता है। क्या होता है इसमें? पहले देखो, वैक्सीनेशन में क्या है? वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड और inactive pathogens or proteins, that is vaccine, into a person to provide a protection against a disease. तो पहली चीज जो वैक्सीनेशन है उसमें हमने क्या किया है, हमने ये हमारी बॉडी है जिसमें कोई डिजीज, कोई पैथोजन नहीं आया है। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा पैथोजन डाला है, ये है हमारा इनएक्टिव पैथोजन, या ये डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये ऐसा पैथोजन है जो हमें कोई किसी भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, इनएक्टिव पैथोजन कहेंगे, ठीक है। अब हमने अपनी बॉडी में डाली है, यहाँ पर पैथोजन को डाला है। तो यहाँ पर आपने कहा इसको किल करने के लिए जो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो आएंगी। इसके लिए यहाँ पर क्या बनेगी, मेमोरी सेल्स बनेंगी, ठीक है। और जब यहाँ पे मेमोरी सेल्स बनेंगी तो आपने कहा इसमें क्या होगा, फिर एंटीबॉडीज भी बनेंगी, इसके लिए एंटीबॉडीज भी बनेंगी। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इसके लिए बन गई हैं। अभी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा यहाँ पे फाइट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, ये हमें डैमेज नहीं कर रहा है। तो आपने कहा एंटीबॉडीज बन गई है, मेमोरी जनरेट कर तो दी है हमने। अब सेकेंड टाइम अगर ये एक्टिव फॉर्म में आ गया है, सेकेंड टाइम कोई पैथोजन है, सेम पैथोजन ये है, और ये अब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया है, यानी कि ये सक्रिय रूप में हमारे बॉडी में आता है। तो इसके लिए इम्यून सेल्स होंगी, इसके लिए एंटीबॉडीज होंगी, और बहुत जल्दी ही इसे किल कर देंगे। तो ये होता है यहाँ पे वैक्सीनाइजेशन, टीकाकरण जिसे हम कहते हैं। अब हमने कहा कि इस पैथोजन को हमने क्या किया है, यहाँ पे इंजेक्ट किया है, इस पैथोजन को हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया है। तो अब यहाँ पर इसको हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे, वैक्सीन बोलेंगे। वैक्सीन होता है यानी कि टीका होता है। तो टीका में एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं, जो पैथोजन है उसको अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जो क्या होगा, इनएक्टिव होगा या जो वीक होगा या जो डेड होगा उसको आप डालते हैं। तो मोस्टली हम इनएक्टिव को डालते हैं, या बहुत ज्यादा वीक है जो किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद इसे अपनी बॉडी में डाला जाता है। तो ये तो हुआ वैक्सीनेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन और प्राइमरी रिस्पॉन्स द डेवलप एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन, यानी कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दैट इज बॉडी बिकम इम्यून टू एन एंटीजन और इन्फेक्शन। तो ध्यान से समझो कि क्या हुआ। मैं फिर से चीजों को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। तो ये आया कोई पैथोजन। अब ये पैथोजन कैसा है, हमने इंजेक्ट किया है अपनी बॉडी में, तो ये हमारा क्या है, इनएक्टिव पैथोजन है।
जो कि अभी क्या है, वैक्सीन के रूप में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको तो यहाँ पे किल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो पैथोजन है वो सेकेंड टाइम आता है, दिस इज सेकेंड टाइम आएगा, लेकिन सेम पैथोजन है। अच्छा ध्यान दो, जब यहाँ पर ये इनएक्टिव पैथोजन आया, एंटीबॉडीज जो बनी है, तो इसी को हमने प्राइमरी रिस्पॉन्स पढ़ा था, ये ध्यान है, इसी को हमने प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा था। अब यहाँ पर जो सेकेंड टाइम जब पैथोजन आया है, तो लो अब क्या होगा, जो एंटीबॉडीज होंगी वो कैप्चर कर लेंगी और इसको जल्दी से किल कर देंगी। तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पे सेकेंड रिस्पॉन्स निकलेगा। ठीक है, सेकेंड रिस्पॉन्स। तो हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, देखो देखो हमने बोला कि वैक्सीनेशन क्या है, इस वैक्सीन, यहाँ से देखो वैक्सीनेशन क्या है, ये जो हमने कहा इनएक्टिव पैथोजन है, इसको अपनी बॉडी में डालना, अपनी बॉडी में इंसर्ट कराना, यहाँ पर ये क्या है, वैक्सीनेशन है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन है कि इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज है वो बन जाती हैं और अब हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जब सेकेंड टाइम पे, जब सेकेंड टाइम पे पैथोजन आएगा और जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन हो चुका होगा, यानी कि इम्यूनिटी जो है वो बन चुकी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बन रही है, इसको क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो बनना है उसी को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन से ही क्या हो रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है। सिंपल था, ठीक है। अभी हमने बहुत डिटेल में हमने नहीं किया है क्योंकि हम बहुत बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो स्टेटमेंट आते हैं, इन केस ऑफ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लाइक अ टिटनस इन्फेक्शन, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट, दिस कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्या है कि जैसे कि क्या होगा, कोई व्यक्ति है और उससे एकदम से एंटीबॉडीज की आवश्यकता है तुरंत, ठीक है। तो इस केस में अब हम ऐसा वेट नहीं कर सकते हैं कि हमारी बॉडीज एंटीबॉडीज बनाएंगी और तब जाकर के क्या होगा, यहाँ पर जो एंटीबॉडीज हैं वो इन्फेक्शन को दूर करेंगी। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है उन्हें बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, हमारी बॉडी तो एंटीबॉडीज बना रही है, तो हम बाहर से कैसे एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज एक्चुअली में है क्या, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। बस आपने कहा कि वो जो एंटीबॉडीज है उनको इंजेक्ट किया जाता है और इस केस में जो इम्यूनिटी है वो बनती है। ऐसी इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज प्रोड्यूस्ड द एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट, दिस अलाउ अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन, एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फ्रॉम ईस्ट एक्सेट्रा। तो जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ पढ़ी थी, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी थी। ये बहुत सारी जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन है उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और किसमें, बैक्टीरिया में और ईस्ट में। दिस अलाउज अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जो कि लार्ज स्केल में वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो वैक्सीनेशन आपने करवाया होगा, बचपन से हम लोग करवाते आ रहे हैं। चलो, तो हो क्या है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनिटी, तीन हमारे पास जो टर्म है वो आए हैं। देखो पारिभाषिक शब्द है और पूछे जाते हैं। बाकी हमारा क्या था, एलर्जिक रिएक्शन हमारा था, ठीक है, एलर्जी था और एलर्जिक रिएक्शन था। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हमने की है, एक बार इस टॉपिक को आप लोग रिवाइज करके लेकर के आएंगे। हम थोड़ा एलर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द environment. Allergens produce the immune response in an individual, example pollen grain, animal dander, dust, feathers, etc. IgE antibodies are produced in the response of allergens. Allergy is due to the chemical like histamine and serotonin released from the mast cell. Symptoms of allergy are sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing. Antihistamine, adrenaline, and steroids are taken to reduce a symptoms of allergy। देखो एलर्जी क्यों होती है, ये हमने पहले भी कई बार हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब हमने बात की थी WBC के बारे में, अगर आपको ध्यान है।
और WBC में हमने ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट के बारे में हमने बात की है, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट में आपको याद होगा तो हमने मोनोसाइट और हमने लिम्फोसाइट के बारे में बात की है। ग्रेन्युलोसाइट में हमने इयोसिनोफिल, हमने बेसोफिल और हमने न्यूट्रोफिल के बारे में बात की है। ये है बात। अब बेसोफिल की बात जब आए तो बेसोफिल कुछ सिक्रीशन यहाँ पे सिक्रीट करता है, जैसे कि हिस्टामिन। यहाँ दिया हुआ हिस्टामिन का नाम कहाँ पर आया था, ये हिस्टामिन है। जैसे कि सेरोटोनिन, और एक और चीज करता है ये हिपैरिन, ठीक है। ये हिस्टामिन है, ये हिपैरिन है, ठीक है। तो बेसोफिल जो है वो तीन चीजें सिक्रीट करता है। हमने पढ़ना है हिस्टामिन और सेरोटोनिन का नाम यहाँ पर आया है, इन दोनों को पढ़ना है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टामिन क्या है, सेरोटोनिन क्या है, बेसोफिल क्या है। तो अब मैं सिर्फ बेसोफिल को यहाँ पे नोट करूंगी। अब ये जो सेम चीज है ये हमने एक बार डिस्कस भी की थी कि मास्ट सेल और बेसोफिल में क्या डिफरेंस है। तो मैं बात कर रही हूँ बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल रिलीज करता है हिस्टामिन। ये दो चीजें करते हैं, तो वैसोडाइलेशन करता है, वैसोडाइलेशन करता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है। यानी कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो ऐसे फूल जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर विंड पाइप है वो सिकुड़ जाएगा, वो ऐसे पतला सा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो दोनों केसेस में यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसमें क्या, ये डायलेट हो रही है, ये फूल रही हैं। इस केस में पैथोजन को बाहर निकालने के का जो प्रोसीजर है उसकी वजह से होता है कि जो यहाँ पर एक तो स्पेस ज्यादा मिले कि पैथोजन को हम कैप्चर करें और उसको हम आसानी से मार सके, तो स्पेस हमें ज्यादा मिले, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो WBC है वो आए और पैथोजन को किल करें, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये होगी। और अगर आपने कहीं पे देखा जैसे किसी मधुमक्खी ने काटा, अच्छा मधुमक्खी तो चलो ज्यादा होता है, लेकिन जैसे किसी कीड़े ने काटा, कोई नॉर्मल कीड़ा है, उस कीड़े ने आपको काटा, अब वहां पर रेड हो जाता है और वो फूल भी जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो टॉक्सिन गया है, वो जो कोई सब्सटेंस गया है, उसको आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्स दे रहा है, विच इज गुड साइन, ठीक है। ये ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए अगर फूला है तो वो सही है। इसका मतलब ये कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है वहां पे। कुछ टाइम के बाद नॉर्मल आप देखते हैं कि हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे जो वैसोडाइलेशन है वो हुआ है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वहां पर भी जो पैथोजन है, पैथोजन को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए जो हमारा विंड पाइप है वो ऐसे सिकुड़ सा जाता है। इस कंडीशन में थोड़ा सा क्या होगा, अब देखो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो भी रहा होगा। एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि क्या होती है, हिस्टामिन के थ्रू होती है। अच्छा, बेसोफिल जब एंटर करता है किसी टिश्यू में तो अब हम इसे मास्ट सेल कहते हैं, ये भूलोगे तो नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं, कभी तो कह रहे हैं बेसोफिल से हिस्टामिन रिलीज होता है, कभी कहते हैं मास्ट सेल से रिलीज होता है, ठीक है। ये तो है नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो अगर किसी का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो, और इतना हाइपर सेंसिटिव हो कि जैसे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन, पराग कण, जैसे कि एनिमल डेंडर, जैसे कि डस्ट, जैसे कि फीडर्स, जैसे धूल मिट्टी के कण होते हैं, फीडर्स जानते हो, जैसे जो बर्ड्स के होते हैं वो छोटे छोटे से जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग करने से जो होता है। ऐसे ही कंडीशन में क्या होता है कि सेम कंडीशन, सेम सिनारियो उनकी बॉडी में देखा जाता है। और इस कंडीशन की वजह से, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब देखो ये जो नॉर्मल कंडीशन में था ये तो कुछ टाइम के लिए हुआ है और फिर नॉर्मल हो जाता है। जिनको जो यहाँ पर एलर्जिक रहते हैं किसी चीज से, कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं उनसे, वो अगर यहाँ पे क्या है एलर्जिक है, तो जब तक वो उनके कांटेक्ट में रहेंगे तब तक उन्हें ये सेम प्रॉब्लम होगी। और धीरे धीरे जब जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा भी होगी तो आपने कहा कि सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के मरीज हैं उनको कहा जाता है कि आप धूल मिट्टी में ना जाएं, पॉलन ग्रेन वाले जो ज्यादा क्वांटिटी है जहाँ पे वहां पे ना जाएं, ठीक है। और जब मौसम खराब रहता है तो आप बाहर ना निकले। तो आपने कहा क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, क्लियर है।
अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का मतलब ही ये है कि कोई सर्टेन पार्टिकल है, कोई पार्टिकल होगा जो आपकी बॉडी में जा रहा है और आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दे रहा है, जबकि वो कोई पैथोजन नहीं है। देखो पॉलन ग्रेन अगर हमारी बॉडी में चला भी जाता है तो कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में वैसे ही बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हमारे स्टमक में होता है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो जूस है वो सिक्रेट होते रहते हैं, डाइजेस्टिव जूस है यहाँ पे वो सिक्रेट होते रहते हैं, तो ये कोई हार्म हमें नहीं पहुंचाएंगे। डस्ट पार्टिकल है वो, उससे कोई हार्म हमें नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि हाइपर एक्टिव हो गया है तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है, और रिस्पॉन्स दे रहा है तो अननेसेसरी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और जब तक आप वहां पर है तो तब तक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फ्रीक्वेंटली आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। एलर्जी क्या है, किसके एज अ रिजल्ट होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलो पढ़ो इसे। चलो आगे बढ़े यहाँ पे। ये तो हमने बात की है एलर्जी के बारे में। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है उसको देखो। Autoimmunity is an abnormal immune response in which immune system of the body start a arthritis, rejecting its own body cells or cells and molecules. Example है rheumatoid। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है यहाँ पर एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है, यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही सेल्स को यहाँ पे क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। जैसे कि एक केस यहाँ पर आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति था, ठीक है, और उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही आरबीसी को क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अलग अलग टाइप का होता है ऑटो इम्यूनिटी जो होती है यहाँ पे, अलग अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ब्लड के बारे में, चलो तो हमने बात क्या की है यहाँ पे, ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अपनी जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। एग्जाम्पल हमने लेते, एक कोई व्यक्ति था, उसकी जो अपनी इम्यून सेल्स थी वो अपनी ही आरबीसी को यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। देखा गया कि उस व्यक्ति में खून की कमी पाई गई। जब यहाँ पे सिम्टम्स देखे गए होंगे, देखो खून की कमी होगी तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे हो नहीं पा रही है जितनी होनी चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपने कहा ब्लड ही कम है, आपका ब्लड ही तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे चक्कर आना, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे सांस फूलना। अब जब यहाँ पे दिखाया गया तो टेस्ट वेस्ट करवाए गए होंगे, तो जब टेस्ट करवाए गए तो देखा गया कि उसमें खून की कमी है। ठीक है, सलाह दी गई कि आप अच्छे से खाना खाइए, ऐसा खाना खाइए जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रहा हो, यहाँ पे जो आयरन की कमी को पूरा करे, ऐसा खाना जो खून बढ़ाने में मदद करे यहाँ पर। तो पहले तो क्या दी गई है उनको, यहाँ पे घर का खाना खाने की, हेल्दी खाना खाने की सलाह दी गई। कुछ टाइम तक सेम चीजें फॉलो हुई, लेकिन फिर देखा गया कि जो यहाँ पे हेल्थ है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। वापस से जब डॉक्टर के पास गए और जब फिर से टेस्ट कराया गया तो देखा गया कि जो ब्लड है वो और ज्यादा कम हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी, अगर यहाँ पर जो खून है वो बहुत कम हो जाए तो आपने कहा क्रिटिकल कंडीशन होगी। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, ब्लड को चढ़ाया गया। अब ब्लड चढ़ा, उसके बाद फिर से वही सलाह दी गई कि आप अच्छा खाना खाइए, ऐसा खाना जो आयरन से भरपूर हो, ऐसा खाना जो आपके खून बनाने में मदद करे। सेम चीजें फॉलो की गई। कुछ टाइम बाद फिर से जब देखा गया कि हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखा जा रहा है, और फिर से जब टेस्ट कराया गया तो देखा गया फिर से जो खून का जो यहाँ पे वॉल्यूम है, या जो ब्लड का जो यहाँ पे आपने का जो खून की मात्रा है वो फिर से कम हो गई है। अगेन फिर क्या किया गया, यहाँ पे खून चढ़ाया गया। तो ये प्रोसीजर बहुत टाइम तक चलता रहा, जब तक कि पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा। बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे किए गए। अब एट लास्ट आपने का एक टेस्ट ऐसा किया गया जिसमें पता चला कि अपनी ही जो इम्यून सेल्स हैं, अपना ही जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही आरबीसी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, अब इस केस में फिर क्या हुआ, यहाँ पे इलाज दिया गया, ट्रीटमेंट किया गया, और तब जाकर के अब जो ब्लड है वो बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं ऑटो इम्यूनिटी के, अलग अलग, जैसे अभी हमने ब्लड का एग्जाम्पल लिया है वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, अब समझ आया। चलो अब इम्यून सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम यहाँ पे
डिजीज के बारे में बात कर चुके हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखी है, जिसमें हमें पता चला कि यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया को कॉज करता है और इसके दो होस्ट हैं। पहला जो होस्ट है वो यहाँ पे मॉस्किटो है, दूसरा जो होस्ट है वहाँ पे ह्यूमन है। यहाँ पर अगर हम देखें जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो में जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोरोजोइट्स जो बनते हैं वो मॉस्किटो में बनते हैं और यही स्पोरोजोइट्स ह्यूमन की बॉडी में एंटर करते हैं जब मॉस्किटो बाइट करता है। पहले ये जो स्पोरोजोइट्स डेवलप होते हैं हमारी लिवर सेल में, लिवर सेल को डैमेज करते हैं, देन आते हैं हमारे ब्लड में और ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे गैमेटोसाइट्स बनने लगते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं तो एक मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा, ठीक है, और अब वो जो गैमेटोसाइट है वो उस मॉस्किटो की बॉडी में चले जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर होगा, मॉस्किटो की बॉडी में होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आपको घर के लिए पढ़ने के लिए दिया था, एक कॉमन टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास आता है यहाँ पर अमीबियासिस। ये भी आपको होमवर्क में दिया गया था, एक बार हम रीड कर लेते हैं। Amoebiasis is an intestinal illness caused by a protozoan parasite Ant amoeba histolytica। आपने कहा एंट अमीबा जो है एक इंटेस्टाइनल इलनेस है, इसका मतलब समझते हो कि ये क्या है, आपकी आंतों से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, जो किसकी वजह से होती है, एक प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। कौन से किंगडम से है, प्रोटिस्टा में होगा, ठीक है। तो ये प्रोटोजोन की वजह से होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये एक पैरासाइट है क्योंकि बॉडी के अंदर रहेगा, तो एक एंडो पैरासाइट यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। देखो आपके लिए यानी कि फॉर क्लास 12 इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट इट स्प्रेड थ्रू अ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन। अब देखो ये आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, आपसे पूछा जाएगा, आपके आप जब एग्जाम दोगे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपके लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना ही होना चाहिए कि अब आपने कहा कि ये जो अमीबियासिस नाम की बीमारी है ये कैसे फैलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो दूषित जल होता है, दूषित खाना होता है, उसकी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेन में दर्द होगा, क्रैम्प्स होंगे यहाँ पे, डायरिया होगा विद म्यूकस और ब्लड, म्यूकस और ब्लड के साथ आप डायरिया के सिम्टम्स देखेंगे। The parasite form a cyst that can be transmitted by a fecal matter and are spread by a poor sanitization, contaminated water or through carriers like housefly। अब देखो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति के जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसमें क्या होगा, जैसे फीकल जो मैटर होता है उसमें जो हाउस फ्लाई है वो वहां पर बैठेगी। अब वो सेम हाउस फ्लाई क्या होगी, आपके खाने में, आपके पानी में कहीं बैठ गई है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है ये पैरासाइट। इसकी लाइफ साइकिल आपसे पूछी गई थी, एक बार देखो इस लाइफ साइकिल को, देखो आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं, एक बार स्टेप्स देखने की कोशिश करो क्या क्या हो रहा है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टेप्स कौन कौन से आपके पास आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैथोजेंस एंड लाइफ साइकिल। पैथोजन जो है, द डिजीज इज कॉज्ड बाय अ सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन पैरासाइट, सिंगल सेल प्रोटोजोन पैरासाइट है, नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इनडाइजेशन ऑफ सिस्ट फाउंड इन द कंटामिनेटेड फूड और वाटर। इन्फेक्शन कैसे होता है, वंस ingested the cyst travel to the large intestine। एक बार अगर ये हमारी बॉडी में चला जाता है cyst, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, where they assist releasing a trophozoite, वहां ये बहुत सारे ट्रोफोजोइट्स को रिलीज करेंगे। these trophozoites multiply and invade in the intestinal lining, वहां ये ट्रोफोजोइट्स मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और इंटेस्टाइनल लाइनिंग में इन्वेड हो जाएंगे, वहां धंस जाते हैं। cyst फॉर्मेशन कैसे होता है, द पैरासाइट फॉर्म अ cyst that are passed आउट इन फीसेस। अब यहाँ पर क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा जो फेसेस में यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, विच कैन देन कॉन्टेमिनेट द इन्वायरमेंट एंड लीड टू अ फर्दर स्प्रेड, और जो कि आगे जाकर के फर्दर क्या होगा, ये स्प्रेड होगा। कैरियर क्या है इसका, आपने कहा हाउस फ्लाई कैन एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर ट्रांसमिटिंग इन द पैरासाइट फ्रॉम द फेसेस टू ब्लड।
ठीक है। सिम्टम्स देखो, इसके सिम्टम्स क्या है? कॉमन सिम्टम्स में हमने कहा एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स है एंड डायरिया है आर कॉमन। स्टूल में कंटेन एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट यहाँ पे निकल सकता है। अदर साइन क्या आता है? कॉन्स्टिपेशन कैन ऑल्सो अकर्स, यहाँ पे देखो दोनों चीजें, या तो डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। समटाइम्स अल्टरनेटिंग विद डायरिया, कभी कभी डायरिया, जैसे कि कभी कॉन्स्टिपेशन है तो कभी डायरिया यहाँ पे हो रहा है। अदर सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर, बुखार आ सकता है, चिल यानी कि ठंडा लग सकता है, फटीग यानी कि थकान आपको फील हो सकती है, वेट लॉस यानी कि वेट कम हो सकता है, वजन कम हो सकता है। सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इन रेयर केसेस द इन्फेक्शन कैन लीड टू अ सेवर कॉम्प्लिकेशंस लाइक अ कोलाइटिस एंड अ एब्सेसिस इन द ऑर्गन्स लाइक अ लिवर, लंग्स और ब्रेन। तो आपने कहा अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कंडीशन आ गई है तो ये लिवर, लंग और ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है। तो ये है यहाँ पर बात किसके बारे में? अमीबियासिस के बारे में। प्रिवेंशन क्या क्या है, रोकथाम इसके क्या है? सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। सबसे पहले तो आपने कहा कि सैनिटाइजर आप यूज करेंगे, आप हाइजीन को बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, खाने को ऐसे ही कहीं पे खुला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा कवर करके रखेंगे, फ्रेश खाना आप यहाँ पे खाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन, पर्सनली आप क्या रहेंगे? साफ सुथरे रहेंगे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे, स्पेशली वॉशिंग हैंड्स थ्रोली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स एंड बिफोर हैंडलिंग फूड। आपने कहा आप जब वॉशरूम यूज करते हैं तो आप अच्छे से हैंड वॉश करेंगे, खाना खाने से पहले, खाने को टच करने से पहले आप अच्छे से हैंड वॉश करेंगे। फूड एंड वाटर सेफ्टी, भोजन और पानी से संबंधित जो सेफ्टी आप रखेंगे वो क्या रखेंगे? ड्रिंक बॉइल्ड, उबला हुआ पानी पिए, बॉटल का जो पैक्ड होता है वो पानी पी सकते हैं, कार्बोनेटेड वाटर आप पी सकते। इन शॉर्ट आपने नहीं बोला कि आप नॉर्मल पानी पियेंगे, लेकिन वो पानी जैसा वो खुले में नहीं होना चाहिए, ढक करके आप रखेंगे, ठीक है। आप श्योर होने चाहिए कि ये जो पानी है इसमें किसी भी प्रकार की कोई मक्खी नहीं आई है, कोई ऐसे मच्छर नहीं आया है, या कोई बाहर से कोई भी ऐसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो नहीं आए होंगे। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थॉरली, तो आप जब भी फ्रूट्स खाएंगे तो हमेशा धो के ही खाने हैं फल, ठीक है। वेजिटेबल्स को जब आप बनाएंगे तो अच्छे से वॉश कर लेंगे, हल्के से गर्म पानी में भी आप इसे वॉश कर सकते हैं। अवॉइड ईटिंग रॉ और अनरिपेंड फूड एंड रॉ डेयरी प्रोडक्ट, तो जो बिना पके हुए भोजन होते हैं उसको खाने से आप बचें। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको आप क्या करें? यहाँ पे कच्चा, जैसे दूध है तो कहते हैं कि दूध को गर्म करके पी लेना चाहिए। अवॉइड sexual contact with an infected person until the infection is treated and cleared, ठीक है। ये अमीबियासिस के बारे में था। अब यहाँ पर इसके जो टॉपिक्स रह जाते हैं वो आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।